मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके समक्ष मुखातिब हूँ। यूपीएससी 2022 निबंध का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये फ्री चैनल है और मैं कोई तावीज़ नहीं बेचता। मेरे ख्याल से लगता भी नहीं होगा तावीज़ बेचने वाला, कि लगता हूँ। एनीवे, किसी को लग रहा था मैं उनकी दृष्टि को प्रणाम करता हूँ जिन्हें मैं यहाँ बैठा हुआ तावीज़ बेचने वाला लगता हूँ। हालांकि वो खरीदते कुछ नहीं है, तावीज़ भी नहीं खरीदते। जबकि ये निःशुल्क चैनल है। 6.5 साल से ज़्यादा हो गया। जनवरी में 7 साल पूरे हो जाएंगे। पहला निबंध, आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते। मैं थोड़ा एनलार्ज कर दूं, लैपटॉप पर मैंने डाला हुआ है। फॉरेस्ट्स आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। इस निबंध पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत स्पष्ट है एकदम। आपको वनों का आर्थिक महत्व भूगोल की, किसी भी आर्थिक भूगोल की किताब में आपको मिल जाएगा वनों का आर्थिक महत्व। वनोपज, वनौषधियाँ, यानी जो फार्मास्यूटिकल्स या वन के जो फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस मिलते हैं, वनों में जो खेती होती है उसका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट नहीं, इसको प्रोड्यूस कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उनके बारे में आपको लिखना है। निबंध पूरा हो जाएगा। ये निबंध जो है कितने 1200 वर्ड्स, 1200 वर्ड्स का है। 2 निबंध लिखने हैं। ये सेक्शन ए है। दूसरा निबंध है, कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। हिंदी अनुवाद तो चौपट होता है यूपीएससी का। मान्य शब्द के लिए अंग्रेजी में कुछ नहीं लिखा है। अनएक्नॉलेज्ड, अनधिकृत, ये सही हिंदी नहीं है। अनएक्नॉलेज्ड, जिसको एक्नॉलेज न किया जाए। अनधिकृत माने जिसको अधिकार न हो। तो निबंध का जो शीर्षक है उसका अनुवाद गलत है, लेकिन अब जो है सो है। कुल मिला के कवियों का संसार में क्या महत्व है तो हमें ये बताना है। अब हमें यहाँ तुरंत ही बड़ी सफाई से सबसे पहले संसार को समाज में कन्वर्ट कर लेना है कि संसार इक्वल टू समाज। कवि का अर्थ यहाँ पर साहित्यकार है, चाहे वो गद्य लेखक हों, पद्य लेखक हों। इन्होंने पोइट्स कहा है, कोई बात नहीं, हम पोइट्स ही लिखेंगे निबंध में, लेकिन मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो लेखक और कवि हैं, तो यहाँ पर कवि ही लिखेंगे, लेकिन मतलब दोनों से है। तो ये हमें बताना है कि कवियों का, इंटेलेक्चुअल्स का, क्योंकि कवि इंटेलेक्चुअल होता है, तो कवि इक्वल टू इंटेलेक्चुअल, संसार इक्वल टू समाज। तो इंटेलेक्चुअल का समाज में स्थान क्या है? यानी इंटेलेक्चुअल ही समाज को गवर्न करते हैं। हालांकि आजकल का ज़माना जो है उसमें इंटेलेक्चुअल अगर सरकार के विरुद्ध ज़रा सा कुछ लिखता है तो ट्रोल्स उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। इंटेलेक्चुअल है तो वो सरकार के विरुद्ध भी सोच सकता है, कहीं मनाही नहीं है इस बात की। और प्रजातंत्र का मतलब ही है कि अगर हम सरकार के विरुद्ध सोचते हैं तो सोच सकते हैं। लेकिन आज का ज़माना फ़िलहाल कई साल से ऐसा है कि आप सरकार के विरुद्ध कुछ भी लिख ही नहीं सकते। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के समय में भी यही स्थिति आई थी कि आपने लिखा नहीं कि जेल गए। अमृत नाहटा ने किस्सा कुर्सी का लिखा तो वो जेल गए। ये निबंध में नहीं लिखना है आपको, मैं बस यूं ही बता रहा हूं। तो फिलहाल हमें ये बताना है कि इंटेलेक्चुअल्स की भूमिका समाज में क्या है। अब आपको यहां बताना है कि समाज के विधायक शब्द लिखा गया, 2 शब्द मैंने बोल दिए। पोइट का मतलब है यहाँ पर इंटेलेक्चुअल और वर्ल्ड का मतलब है सोसाइटी।
अब अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर्स का मतलब है विधायक, अनधिकृत रूप से मान्य विधायक। विधायक का मतलब वो विधायक नहीं जो लोकसभा राज्यसभा उसमें क्या नाम विधानसभा में और लोकसभा में जा रहे हैं। लोकसभा में तो सांसद होते हैं, विधानसभा में जो जा रहे हैं विधायक कहलाते हैं, उससे मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है विधान करने वाला, समाज को दिशा देने वाला, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक। अब सरल हो गया ना निबंध, शब्दों को तोड़ लेना चाहिए, तो शब्दों को तोड़ लिया। कवि का मतलब इंटेलेक्चुअल हो गया, विधायक का मतलब जो है वो ये हो गया जो अभी हमने बताया, और संसार का मतलब समाज हो गया। पथ प्रदर्शक यानी इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं। अब निबंध ये हो गया, तो निबंध सरल हो गया ना। इस तरह सरलीकरण करना चाहिए। मैंने सैकड़ों निबंध लिखा है मेरे प्लेटिनम बैच में और गोल्ड बैच में और इवन फाउंडेशन बैच तक में। मैंने इतने निबंध डिक्टेट किए हैं। प्लेटिनम और गोल्ड में तो मैंने बाकायदा डिक्टेशन दिया निबंधों का, और फाउंडेशन बैच में मैंने सिनॉप्सिस दिए कि इसमें ये लिखना है, इसमें ये लिखना, सैकड़ों निबंधों का। और उन निबंधों को जिसने कर लिया है, तो मेरे छात्र जिन्होंने मेंस दिया वो लोग लिखते हैं कि सर निबंध लिखने में हमें कोई समस्या नहीं आई। आगे एक निबंध है, वो तो मैं कई बार कहता हूं कि जरा मुस्कुराइए। अभी अभी एक वीडियो में बना रहा हूं आनंद डिवाइन चैनल के लिए, मुस्कुराने के ऊपर, वही निबंध आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक हैं, हम इसको इस रूप में लेंगे। इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रोमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्टरीज वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। अब रोमांटिक मैन, रोमानी मनुष्य क्या है? ये भावनात्मक मनुष्य है, इमोशनल मैन है, सामाजिक मानव है। और साइंटिफिक मैन कौन है? ये आर्थिक मनुष्य है। साइंटिफिक मैन आर्थिक मनुष्य है। अगर हर्बर्ट साइमन पढ़ा है तो समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि सोशल मैन और इकोनॉमिक मैन उन्होंने कहा है। इनके बीच में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैन की बात की है, वो यहाँ नहीं करनी है। हमें साइमन का डिसीजन मेकिंग यहाँ नहीं बताना है, बिल्कुल भी, भूल के भी। लेकिन हम साइमन का नाम इस निबंध में ले सकते हैं और कह सकते हैं कि साइंटिफिक मैन का मतलब साइमन का इकोनॉमिक मैन है, साइमन का आर्थिक मानव, साइमन, हर्बर्ट साइमन, SIMON, साइमन। और रोमांटिक मैन का मतलब हर्बर्ट साइमन का सामाजिक मानव है, भावनात्मक मानव है, इमोशनल मैन है। तो जितनी भी इतिहास है, अब इसके आगे कार्ल मार्क्स का वो लिखिए कि अब तक का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हिदरटू इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास एंटागोनिज्म। आज तक का मानव का इतिहास, आज तक के वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो वर्ग संघर्ष क्यों होता है? संघर्ष के पीछे क्या कारण होते हैं? तो जर, जमीन, जन, यानी कि मार्क्स तो मानते हैं केवल आर्थिक कारण होते हैं, लेकिन जमीन भी होता है, जमीन भी आर्थिक कारण है। और जन, जन का मतलब जनाना, औरत, औरत भी है। तमाम सारे युद्ध हुए हैं, स्त्री के पीछे युद्ध हुए। सीता को लेकर ही राम रावण युद्ध हुआ था, इसके पीछे कोई आर्थिक कारण नहीं था। हालांकि नरेंद्र कोहली ने उसमें आर्थिक कारण खोजा है, और उन्होंने जो रामायण की जो आधारित उपन्यास लिखे हैं उनमें उन्होंने आर्थिक कारण खोजे। तो कार्ल मार्क्स लगभग हर स्थान पर सही हैं कि युद्धों के पीछे, इतिहास के पीछे युद्ध होते हैं और युद्धों के पीछे आर्थिक कारण होते हैं। आर्थिक कारण इकोनॉमिक मैन, इकोनॉमिक मैन माने साइंटिफिक मैन। साइंटिफिक मैन की विजय है किसके ऊपर? रोमांटिक मैन, यानी भावनात्मक मानव। समाज में भावनाएं चलती हैं, युद्ध में भावनाएं नहीं चलती। युद्ध में आर्थिक, अब देखो रूस का और रूस यूक्रेन चल रहा है ना, सारा ये सब आर्थिक ही तो है। गैस के पीछे और पेट्रोलियम के पीछे, इन सब के पीछे युद्ध हो रहे हैं। बस इन बातों को आप लिखेंगे तो आपका निबंध हाईएस्ट मार्क्स आपको मिलेंगे। चौथा निबंध है, जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, किंतु वो इसलिए तो होता नहीं है। ए शिप इज इन हार्बर इज सेफ, बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। अगर हमें सुरक्षित रहना है तो कुछ स्थान होते हैं हमारे सेफ,
लेकिन हम सेफ स्थान में हमेशा बने रहेंगे तो प्रगति कैसे करेंगे? जहाज़ तो समुद्र में चलने के लिए होता है, और जब समुद्र में चलेगा तो तूफानों का सामना करना पड़ेगा, डूबने का खतरा होगा, बाढ़ का खतरा होगा, बारिश का खतरा होगा, बिजली कड़कती है, तूफान आते हैं, इन सब का रिस्क तो है ही, यानी रिस्क लेना। तो इसमें, इस निबंध में ये कहा जा रहा है कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, या जीवन रिस्क लेने का नाम है, एडवेंचर का नाम है, लाइफ इज़ एन एडवेंचर। जीवन जोखिम उठाने का नाम है। इसमें जोखिम का सिद्धांत लिखिए कि जोखिम क्यों लिया जाता है? आर्थिक लाभ के लिए, सामाजिक लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए, पारिवारिक लाभ के लिए, तरह तरह के जोखिम के सिद्धांत हैं। इंटरनेट पर सर्च करिए, रिस्क थ्योरी पढ़िए, रिस्क थ्योरी इसमें लिखेंगे आप तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो 4 निबंध मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए, बाकी 4 निबंध अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।